Hello everyone. In this video, we will try to understand section 86 of CPC titled as Suits Against Foreign Rulers, Ambassadors and Envoys. So, कोई भी सूट है अगर फाइल करना है किसी भी फॉरेन रूलर के अगेंस्ट में, एम्बेसडर के अगेंस्ट में, एनवॉइस के अगेंस्ट में, तो उससे रिलेटेड प्रोविजन जो है हमें सेक्शन 86 में देखने को मिलेगा। रूलर्स वी ऑल नो, एम्बेसडर होते हैं जो एक कंट्री को, एक स्टेट को दूसरी जगह रिप्रेजेंट करते हैं, and envoys is the person who passes the message. So जो messenger होते हैं those are envoys. The subsection 1 says no foreign state may be sued in any court otherwise competent to try the suit. तो ये कह रहा है कि कोई भी फॉरेन स्टेट है उस पर इंडिया का कोई भी सिटीजन जो है वो डायरेक्ट सूट नहीं कर सकता, डायरेक्ट लॉ सूट फाइल नहीं कर सकता तब तक आगे देखते हैं एक्सेप्ट with the consent of the central government certified in writing by a secretary to that government, जब तक कि यहाँ का सेंट्रल गवर्नमेंट और उस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी जो है साइन करके, रिटर्न स्टेटमेंट पे साइन करके नहीं दे देता अप्रूवल उस पर्सन को, तब तक वो पर्सन जो है किसी भी फॉरेन रूलर, एम्बेसडर और एनवॉय पे सूट फाइल नहीं कर सकता। मीन्स कर सकता है लेकिन उसको क्या चाहिए, सबसे पहले उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा रिटन साइन के साथ, किसका, सेक्रेटरी का, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड। उसके बाद प्रोवाइजो है नीचे, प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन में एज ए टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी sue without such consent as aforesaid a foreign state from whom he holds or claim to hold the property। ठीक इसी के नीचे हमें प्रोवाइजो देखने को मिलता है। प्रोवाइजो क्या करता है कि ठीक है, ऊपर वाली जो चीज लिखी है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर कोई टेनेंट है, दोनों में से कोई भी पार्टी अगर टेनेंट है और इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो ऐसे में वो डायरेक्टली सूट फाइल कर सकते हैं। ऐसे में सबसेक्शन 1 को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसेक्शन 1 में एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा सूट फाइल करने के लिए, लेकिन इसी का प्रोवाइजो है कि नहीं, अगर आप टेनेंट है या फिर वो टेनेंट है और इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ये, तो डायरेक्ट सूट फाइल किया जा सकता है। नाउ सी सबसेक्शन 2, सच कंसेंट मे बी गिवन विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफाइड सूट और to several specified suit or with respect to all suit of any specified class or classes। अब जो कंसेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसेंट दिया है, वो किसी एक सूट के लिए भी दे सकती है उस पर्सन को जो सूट फाइल करना चाह रहा है, किसी एक सूट के लिए भी दे सकती है या एक से ज्यादा सूट के लिए भी दे सकती है, या डिफरेंट क्लास के सूट जो है उनके लिए भी दे सकती है। And may specify in the case of any suit or class of suit the court in which the foreign state may be sued। इसी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी बता सकती है कि कौन से कोर्ट में सूट जो है वो फाइल किया जाएगा। But it shall not be given unless it appears to the central government that the foreign state, but ये तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि आगे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उस पॉइंट्स को देखते हैं। has instituted a suit in the court against the person desiring to sue it। has instituted a suit, the foreign state has instituted a suit in the court against the person desiring to sue it। तो क्लॉज ए जो है सबसेक्शन 2 का, वो कह रहा है कि अगर फॉरेन स्टेट ने सूट फाइल कर दिया है उस पर्सन पे, अब उसे देखकर वो जो व्यक्ति है वो सूट फाइल करना चाहता है, वो कहता है, वो उस क्लेम को क्रॉस करना चाहता है और वो सूट फाइल करना चाहता है, तो तब वो कर सकता है। मींस क्लॉज ए कह रहा है कि अगर फॉरेन स्टेट ने अगर सूट फाइल कर दिया उस पर्सन पे, तो वो पर्सन भी सूट फाइल कर सकता है, तो उसमें उसको कंसेंट मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। क्लॉज बी कह रहा है बाय इटसेल्फ और अनदर ट्रेड्स within the local limit of the jurisdiction of the court। By itself, the foreign state by itself or another trades within the local limit of the jurisdiction of the court। हाँ, फॉरेन स्टेट जो है जिस उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में, वो जो कोर्ट है
उसके जुरिस्डिक्शन में इंगेज था उस पर्सन के साथ ट्रेड में, किसी प्रकार के व्यापार में, वो फॉरेन स्टेट जो है या फिर रूलर हो गया या एम्बेसडर हो गया या एनवॉय हो गया, उस पर्सन जो इंडियन पर्सन है, इंडियन सिटीजन जो है, उससे उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में व्यापार में, किसी प्रकार के व्यापार में डीलिंग कर रहे थे, तो वहां पर जो है उस कोर्ट में व्यापार से संबंधित है, तो वहां पर भी सूट फाइल किया जा सकता है। सेकंड है, थर्ड है, इज इन पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन दोज लिमिट एंड is to be sued with reference to such property or for money charged thereon, is in possession of immovable property situate within those limit and is to be sued with reference to such property or for money charged thereon। इसके अलावा कोई कोर्ट है, उसकी जुरिस्डिक्शन में कोई प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी जो है, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है फॉरेन स्टेट में और उस दूसरे पर्सन में, तो भी सूट फाइल की तब भी कंसेंट दिया जा सकता है और सूट फाइल किया जा सकता है इस पर्सन के द्वारा। फोर्थ, हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली वेव द प्रिविलेज अकॉर्डेड टू इट बाय दिस सेक्शन। इसके अलावा अगर फॉरेन स्टेट जो है वो एक पावर उनको दी गई कि डायरेक्ट सूट नहीं किया जा सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा, अगर वो राइट ही स्टेट गवर्नमेंट वेव करवा दे अपनी कि नहीं मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे में अगर वो राइट वेव करवा दे तो भी जो यहाँ का पर्सन है उसके बाद वो सूट फाइल कर सकता है। तो 4 सिनेरियो यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। सबसे पहला है कि अगर फॉरेन स्टेट ने सूट फाइल कर दिया है, तब ये व्यक्ति उस पर सूट कर सकता है, इजीली उसको कंसेंट मिल जाएगा। दूसरा, अगर दोनों व्यापार में, दोनों एक दूसरे से ट्रेड में एंगेज हैं, तब भी सूट कर सकते हैं। तीसरा, इमूवेबल प्रॉपर्टी या उससे लिया गया, उससे बना गया कोई प्रॉफिट है, उससे अगर रिलेटेड है तो तब भी सूट फाइल कर सकते हैं। एंड चौथा इज, अगर वो अपना राइट जो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग उसे मिल रहा है, प्रिविलेज मिल रहा है, अगर वो वेव ऑफ कर दे तो भी ये पर्सन जो है वहां पे फॉरेन स्टेट को सूट कर सकता है फाइल उनके अगेंस्ट में। सो वी हैव 4 क्लॉज ए बी सी एंड डी अंडर सबसेक्शन 2 कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इन चारों केसेस में उस पर्सन को अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद फिर वो केस डायरेक्ट जो है सूट फाइल कर सकता है। बट एज पर सबसेक्शन 1 उसको अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी, जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के अप्रूवल की जरूरत उसको पड़ेगी। नाउ सी सबसेक्शन 3, except with the consent of the central government certified in writing by a secretary to that government, no decree shall be executed against the property of any foreign state। तो कोई भी डिक्री कोर्ट के द्वारा इशू किया गया फॉरेन स्टेट के अगेंस्ट में, वो इजीली एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर अप्रूवल दिया, उसके बाद ही एग्जीक्यूशन की डिक्री जो है एग्जीक्यूशन के लिए जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फॉरेन स्टेट का बैंक सीज करना हो, प्रॉपर्टी सीज करनी हो, तो डायरेक्ट कोर्ट नहीं करवा सकता, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा, क्योंकि ऐसे रिलेशन खराब हो जाएंगे विदाउट इंक्वायरी। क्योंकि स्टेट किससे जानता है? हमारे स्टेट के गवर्नमेंट को जानता है ना, कोर्ट से उसकी बातचीत नहीं होती है, हमारी बातचीत होती है वहां के गवर्नमेंट से, वहां की बातचीत होती है यहाँ के गवर्नमेंट से। तो उसके लिए रिश्ते जो है, रिलेशन वो खराब ना हो, तो इसलिए एक अप्रूवल बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो वो अगर अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद एग्जीक्यूशन कोर्ट करवा सकता है, डायरेक्ट नहीं करवा सकता। दिस इज व्हाट that is mentioned in subsection 3. Now see subsection 4, the presiding provision of this section shall apply in relation to। अब ये जो प्रिजाइडिंग प्रोविजन है जो ऊपर दिया गया है स्टेट से रिलेटेड और भी, मतलब यही सेम प्रोविजन इनके लिए भी एप्लीकेबल होंगे। किन के लिए? एनी रूलर, ये है ना यहाँ पे, एनी रूलर ऑफ ए फॉरेन स्टेट। तो जैसा जो रूल फॉरेन स्टेट के लिए अप्लाई होगा, वही रूल एक रूलर के लिए भी अप्लाई होगा उस स्टेट के, एनी रूलर ऑफ ए फॉरेन स्टेट।
किसी किसी एम्बेसडर के लिए भी हो सकता है सेम रूल अप्लाई, या फिर किसी एनवाई के लिए भी हो सकता है, उसके बाद हाई कमिश्नर के लिए भी हो सकता है ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज, उसके अलावा एनी सच मेंबर ऑफ स्टाफ ऑफ फॉरेन स्टेट और स्टाफ और रिटीनी ऑफ एम्बेसडर और एनवाई ऑफ a foreign state or of the High Commissioner of a Commonwealth country as the central government may by general or special order specify in this behalf। तो ये जितने भी मेंबर्स हैं, रूलर, एम्बेसडर, एनवॉय, हाई कमिश्नर, इनके जो स्टाफ हैं और इन्होंने अप्रूवल दिया है, इन्होंने एक ऑर्डर पास किया है कि ये हमारे स्टाफ हैं। लेट मी चेक। Specify in this behalf as they apply in relation to a foreign as the central government may by general special order। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक ऑर्डर में मेंशन करे कि हाँ ये सारे स्टाफ हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को पता हो ये स्टाफ है, तो वो जो स्टाफ हैं इनके और ये पर्सन और फॉरेन स्टेट, इन सब पे ये सेम एलिजिबिलिटी अप्लाई होगी कि अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। Now, fifth subsection fifth is the following person shall not be arrested under this code। अब ये जो व्यक्ति हैं सबसेक्शन 5 में ये अरेस्ट नहीं किए जा सकते, रिलेशन खराब होगा। द फॉलोइंग पर्सन shall not be arrested under this code namely any ruler, कोई भी रूलर ऑफ फॉरेन स्टेट नहीं अरेस्ट किए जा सकते, एनी एम्बेसडर और एनवॉय ऑफ ए फॉरेन स्टेट नहीं अरेस्ट किया जा सकते, सी हाई कमिश्नर ऑफ ए कॉमनवेल्थ कंट्री नहीं अरेस्ट किए जा सकते, डी any such member of the staff of the foreign state or the state or retinue of the ruler, ambassador or envoy of a foreign state or of the high commissioner of a commonwealth country as the central government may by general और स्पेशल ऑर्डर स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बता दे उनका कोई स्टाफ है, वो स्टाफ अगर मेंशन कर दे ऑर्डर में सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अलावा जितने भी रूलर, एम्बेसडर, हाई कमिश्नर हैं, इन सबको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ इनके जो स्टाफ है उनको भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता अगर वो ऑथराइज्ड, अगर वो हाँ मतलब सर्टिफाइड स्टाफ हैं, मतलब अप्रूवल मिलता है उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट का कि हाँ ये स्टाफ है, उन्हीं के स्टाफ है, तो उनको भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता। नाउ सी सबसेक्शन 6 where a request is made to the central government for the grant of any consent referred to in subsection 1, the central government shall before refusing to accede to the request in whole or in part give to the person making the request a reasonable opportunity of being heard। तो जैसा कि हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा था कि उस व्यक्ति को पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तब जाके जो वो है, अप्रूवल मीन साइन भी उस पर चाहिए होगा, तब जाके वो लॉ सूट फाइल कर सकता है किसी भी फॉरेन स्टेट के अगेंस्ट में। लेकिन यहाँ पर सी इज सेइंग, सॉरी सबसेक्शन 6 इज सेइंग दिस वन, दिस सबसेक्शन इज सेइंग कि उसको, उस व्यक्ति को एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी देगी सुनने की, चाहे कंप्लीटली दे या पार्टली दे, और उसके बाद सुनने के बाद ही उसको रिजेक्ट अगर करना होगा तो रिजेक्ट करेगी, अप्रूव करना होगा तो अप्रूव करेगी, लेकिन सुनने का राइट उसे मिलेगा, उसको मतलब बिना सुने डिनाई नहीं कर सकते। तो दिस वाज सबसेक्शन 6 वाज टॉकिंग अबाउट कि उस पर्सन को जो सबसेक्शन 1 के अंदर में अप्रूवल लेने गया है तो उसको एक बार सुना जाएगा, उसको बिना सुने a reasonable opportunity of being heard। ये तो ये था। So this was subsection this was section 86 of CPC 1908 and we will continue from section 87 in our next video. Up till then have a good time, bye bye।